हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 1 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुमार कार्तिकेय सिंह को किस IPL टीम में शामिल किया गया? तो मुंबई इंडियंस टीम में इन्हें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की राज्य सरकार को किस विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने के निर्देश दिए? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की मंथली PDF डाउनलोड करनी है, जैसे जनवरी, फरवरी या फिर मार्च 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस PDF में जो PDF ई-बुक है इसमें हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और इसे डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश श्रमिक बोर्ड के कर्मियों के मानदेय में कितनी वृद्धि की गई? तो 10% की वृद्धि की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन जो वायुयान संचालन प्रणाली है गगन, इसका उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है? तो ये बन गई है इंडिगो। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी जो है इंडोनेशिया ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन युद्ध के बीच निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है? तो अभी जो है रूस इसे जो है पर्यटन निकाय से हटा है और बाद में इसे हटा भी दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने किसको 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, कृष्णन रामानुजम को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री JD रिम्बाई का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, मेघालय के थे ये, इनका हाल ही में निधन हुआ है। और दोस्तों मेघालय से संबंधित एक क्वेश्चन याद रखना है अच्छे से कि अभी जो है मेघालय के लिविंग रूट जो ब्रिज है उसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का उपयोग किस शहर में किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, आगरा में। उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया। इन वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। आगरा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है जहां पर पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यानी दोस्तों ये जो घर थे ये लो लाइन एरिया में है, यानी सड़क तल से ये काफ़ी नीचाई में थे। 240 घर जिन्हें जो है वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा गया है। अब दोस्तों ये जो आगरा में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम जो है ये स्थापित किया गया है तो इसका जो देख रेख है वो कौन सी कंपनी करेगी और किस देश की कंपनी की सहायता से जो है इसका स्थापित किया गया? तो दोस्तों नीदरलैंड की कंपनी है, ध्यान रखना है देश कौन सा है, नीदरलैंड। इसकी एक कंपनी है क्वावेक, इसके द्वारा जो है इस
सीवर सिस्टम को स्थापित किया गया है और इसकी देखरेख भी अगले 5 सालों तक जो है नीदरलैंड की कंपनी इसकी रखरखाव और पूरी देखभाल करेगी। सभी कक्ष भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS आधारित सेंसर से लैस हैं जो कक्ष के क्षेत्र और समस्या को इंगित करने में मदद करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से नोट करना है और याद रखना है कि देश का पहला ऐसा शहर कौन सा बन गया है जहां पर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का उपयोग किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश का आगरा बन गया है। दोस्तों वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम क्या होता है, पहले यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों क्या है कि जो वैक्यूम सिस्टम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का एक मशीन जो है वो लगाई जाती है और जो पाइपलाइन है इसे घरों से जोड़ दिया जाता है, ज़मीन के नीचे ये जाती है और घरों से इसे जोड़ दिया जाता है, जिसके माध्यम से क्या है कि जब ये मशीन स्टार्ट की जाएगी तो घर के जो टैंक आदि होते हैं उसका सारा जो मलबा है वो एक बड़ी सी टंकी स्थापित की जाती है, वहाँ पर एकत्रित हो जाता है। ऐसे में जो आमतौर पर जो लोग होते हैं, जो ट्रक आदि पर जो मशीन होती है उसे बुलाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या है कि जैसे ही इस मशीन को स्टार्ट किया जाएगा तो सारा जो मलबा आदि है वो इस बड़ी सी जो टैंक है इसमें एकत्रित हो जाएगा और इसके बाद इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर आप एक इमेज देखेंगे, ये जो टैंक है आमतौर पर लोग जो है इसे इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें हमारे घर के जो टैंक होते हैं उसकी सफाई करानी होती है। तो अब क्या है, अब इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी जो है 240 घरों को जोड़ा गया है जो लो लाइन एरिया में थे, इसके बाद जो है और भी इसका विस्तार किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहला शहर कौन सा बना है, आगरा उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का उपयोग किया गया है। और दोस्तों ये जो ट्रक होते हैं ये भी वैक्यूम आधारित होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैक्यूम होता क्या है। तो इस तरह से ये ट्रक होते हैं कि यहाँ पर एक पाइप होता है और इसे जब नीचे जहाँ पर टैंक होता है या जो सीवर होता है उसमें डालते हैं और ये सारा जो मलबा है अपनी ओर खींच लेता है, तो इसे जो है वैक्यूम आधारित होते हैं। लेकिन देश में ऐसी प्रणाली का विकास नहीं किया गया था कि एक सीवर सिस्टम लगाया जाए पूरा वैक्यूम आधारित, वो जो है आगरा में स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखना है आगरा इसका पहला शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के किस शहर में अपना सिल्क एक्सचेंज स्थापित करने जा रही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। जल्द ही वाराणसी में राज्य का सिल्क एक्सचेंज स्थापित होने जा रहा है जिससे व्यापारियों और साड़ी निर्माताओं उचित मूल्य पर रेशम की उपलब्धता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। सिल्क एक्सचेंज से व्यापारियों और बुनकरों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण रेशम मिलेगी। इसके लिए सरकार बुनकरों को कच्चा रेशम उपलब्ध करने के लिए सिल्क एक्सचेंज में कर्नाटक सिल्क मार्केटिंग बोर्ड कार्यालय खोलने जा रही है। ODOP योजना के तहत सिल्क एक्सचेंज के डिजिटाइजेशन पर भी काम किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो वाराणसी में सिल्क एक्सचेंज स्थापित करने जा रही है और इससे क्या होगा, तो इससे व्यापारी और जो साड़ी निर्माता हैं उन्हें उचित मूल्य पर रेशम की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अब दोस्तों ये जो सिल्क एक्सचेंज क्षेत्र होगा ये रेशम की तस्करी रोकने के साथ ही रेशम व्यापारियों और विनिर्माण इकाइयों के लिए उत्पादन लागत को कम करेगा। एक तो ये इससे लाभ होगा और दूसरा दोस्तों देखा जाए कि जो सिल्क एक्सचेंज है ये होता क्या है और किस तरह से ये जो है काम करेगा। तो दोस्तों सिल्क एक्सचेंज जो क्षेत्र होगा जो वाराणसी में अभी स्थापित किया जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि जो बुनकर हैं वो उत्पादित रेशम को बिक्री के लिए यहाँ पर लाएंगे। इस तरह से लाए गए सभी रेशम की गुणवत्ता के लिए पहले परीक्षण किया जाएगा और फिर प्रत्येक लॉट का फ्लोर प्राइस राज्य में औसत रेशम मूल्य और विशेष लॉट की गुणवत्ता के आधार पर तय किया जाएगा। यानी जैसा रेशम होगा उसकी गुणवत्ता के आधार पर जो है इसका जो रेट होगा वो तय किया जाएगा और फिर रेशम के लॉट को नीलामी के लिए रखा जाएगा। फिर इसकी जो है नीलामी की जाएगी जो रेशम होगा उसे, और एक्सचेंज बुनकरों को तुरंत भुगतान की भी सुनिश्चित यहाँ पर की जाएगी। सिल्क एक्सचेंज का संचालन रेशम उद्योग को स्थिर करेगा और निजी उद्यमियों द्वारा उद्योग में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेगा। तो ऐसे में क्या है कि दोस्तों जो उत्पादन करता है, जो रेशम का उत्पादन करता है वो और जो उपभोक्ता है उनका सीधा संबंध विकसित होगा। यानी जो रेशम का उत्पादन करेगा वो यहाँ पर अपना जो रेशम है वो बेचने के लिए आएगा और जो उपभोक्ता होगा वो यहाँ पर रेशम को खरीदेगा। तो सीधे जो है उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का सीधा संबंध यहाँ पर स्थापित होगा, जिससे जो लागत है वो काफ़ी कम होगी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि सिल्क एक्सचेंज जो है कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में।
तो अभी जो है वाराणसी में सिल्क एक्सचेंज ये स्थापित होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिलाधिकारी दीपक मीणा को एक जिला एक उत्पाद के तहत काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। यह चावल किस जिले में उगाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट होगा सिद्धार्थनगर में। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद में काला नमक को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए सिद्धार्थनगर जिले के निवर्तमान जिलाधिकारी दीपक मीणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को सम्मानित किया। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से आमंत्रण भेजा गया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले सिविल सर्विसेज डे के मौके पर सम्मानित किया गया है। जिलाधिकारी के रूप में दीपक मीणा ने काला नमक चावल को हर स्तर में न सिर्फ ब्रांडिंग कराई बल्कि सभी प्रकार के आयोजनों में काला नमक चावल को प्रोडक्ट के रूप में रखकर राष्ट्रीय फलक पर काला नमक चावल को स्थापित करने का काम भी किया है। तो दोस्तों अभी आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में किस जिले के जिलाधिकारी दीपक मीणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। तो अभी जो है जो सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी हैं दीपक मीणा, इन्हें जो है एक जिला एक उत्पादन में काला नमक को लेकर के सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अटल टनल को। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी जो अटल टनल है इसे 28 अप्रैल 2022 को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया गया। इस पुरस्कार के लिए 30 से अधिक दोस्तों इसके लिए 30 से अधिक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नामांकित किया गया था। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके बनाई गई सुरंग को 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसे नोट भी करना है कि जो अटल टनल है इसे जो है 28 अप्रैल 2022 को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों अटल टनल से संबंधित आपको कुछ बातें अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली बात तो जो अटल टनल है अटल टनल इसका दोस्तों उद्घाटन कब हुआ? तो 3 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। दूसरी बात ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस दर्रे पर है तो ये जो टनल है ये रोहतांग दर्रे पर है। और इसके साथ ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो अटल टनल है ये किस राज्य में है तो राज्य संबंधित होगा इसका हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों अगर ये आपसे पूछा जाए कि जो अटल टनल है इसका निर्माण किसने किया है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका जो निर्माण है वो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसका निर्माण किया है। अब दोस्तों जो BRO के डायरेक्टर जनरल हैं उन्हें जो है इससे सम्मानित किया है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम क्या है और BRO की स्थापना कब हुई? तो BRO से संबंधित आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों BRO की स्थापना कब हुई है? तो BRO की जो स्थापना है यहाँ पर आप देखेंगे BRO की जो स्थापना है वो हुई है 7 मई 1960 को। दोस्तों BRO है क्या और इसका काम क्या है? तो भारत की जो सीमा है पाकिस्तान से सटी हुई या चीन से सटी हुई, तो इसकी सीमा पर सड़क बनाने का काम जो है BRO करता है, या फिर जो टनल होती है इसे बनाने का काम कौन करता है? BRO करता है। दोस्तों BRO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखना है, BRO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में जो है BRO का हेडक्वार्टर है। दोस्तों BRO से संबंधित एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि मंत्रालय, अगर आपसे पूछा जाए कि जो BRO है किस मंत्रालय के अधीन है तो यहाँ पर आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय के अधीन जो है BRO काम करता है। यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा कि सड़क परिवहन आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा रक्षा मंत्रालय, ये अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों BRO के जो महानिदेशक हैं वो कौन से हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, इनका नाम ध्यान रखना है, राजीव चौधरी जो है ये महानिदेशक हैं किसके? BRO के, राजीव चौधरी। तो ये सारी चीज़ें अटल टनल से संबंधित आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो अटल टनल है इसके बारे में अगर देखा जाए कि इसकी विशेषता क्या है तो दोस्तों सुरंग के अंदर आग को 200 मीटर के क्षेत्र में नियंत्रित किया जाएगा। पूरे सुरंग में विशिष्ट स्थानों पर अग्नि हाइड्रेंट उपलब्ध कराए जाएंगे और हवा की गुणवत्ता निगरानी करती है यहाँ पर, मतलब कई सारी जो सुविधाएं, हर एक तरह की सुविधा इस अटल टनल में है। और साल भर जो है ये अटल टनल जो है ये
मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखती है। और दोस्तों अटल टनल से संबंधित एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि 10,000 फीट की, क्योंकि ये जो अटल टनल है ये लगभग 10,048 फीट की ऊंचाई पर बनी है, तो 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बनने वाली ये पहली राजमार्ग सुरंग है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से संबंधित ध्यान रखना है। और दोस्तों अभी जो है दुनिया की सबसे ऊंची जो टनल है वो किस दर्रे पर बनाई जाएगी, तो सिंकुला दर्रे पर बनाई जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, BS राजू को। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं BS राजू, जिन्हें भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू को, यानी BS राजू को थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया। बग्गावली को 15 दिसंबर 1984 को जाट रेजिमेंट में कमीशन किया गया था। बग्गावली सोमशेखर 1 मई 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे। सेवा में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय थल सेना के जो उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं, 1 मई को ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इनका नाम क्या है, तो बग्गावली सोमशेखर राजू यानी BS राजू। और दोस्तों ध्यान रखना है कि भारतीय थल सेना के प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है ये भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। मंगोलिया के उलन बटोर में जो आयोजित थी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022, इसके 35वें संस्करण में भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए। दोस्तों भारत की ओर से जो टीम गई हुई थी उसमें 30 पहलवान शामिल थे और उसमें से जो है 17 पदक हासिल किए गए हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। दोस्तों यहाँ से एक नाम अच्छे से ध्यान रखना है, रवि कुमार दहिया का, क्योंकि इन्होंने जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया और वह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता हैं, जिन्होंने तकनीकी श्रेष्ठता पर कजाकिस्तान के राखत कालजान को हरा दिया है। रवि कुमार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने वर्ष 2020 में नई दिल्ली में, वर्ष 2021 में अलमाटी कजाकिस्तान में और वर्ष 2022 में उलन बटोर मंगोलिया में जीत हासिल की है। तो इनका नाम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आपको नोट कर लेना है कि जो रवि कुमार दहिया हैं ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। इन्होंने कब कब जीते, तो 2020 में नई दिल्ली में पदक जीता, वर्ष 2021 में अलमाटी कजाकिस्तान में और अभी जो है 2022 में उलन बटोर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ध्यान रखना है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं, जो 35वां संस्करण था इसमें। दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022, इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है जापान, ये पहले स्थान पर है और इसने जीते हैं 21 पदक। और जो हमारा देश भारत है इसने कुल 17 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल के आखिरी शनिवार को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है और इस वर्ष यानी 2022 को ये 30 अप्रैल को मनाया गया। विश्व पशु चिकित्सा संघ की स्थापना पशु चिकित्सा पेशे के लिए वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने और पशु स्वास्थ्य और कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। दोस्तों 2022 की विश्व पशु चिकित्सा दिवस की थीम क्या रही, तो पशु चिकित्सा के लचीलापन को मजबूत करना इसकी थीम रही 2022 की। और जो पशु चिकित्सा दिवस है ये कब मनाना शुरू किया गया, तो सन 2001 में विश्व पशु चिकित्सा संघ ने विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाना शुरू किया था। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो ये कब मनाया जाता है, तो अप्रैल महीने के आखिरी शनिवार को ये मनाया जाता है। 2001 से इसकी शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
CAP अब्दुल्ला कुट्टी को। और इमेज में देख सकते हैं ये हैं AP अब्दुल्ला कुट्टी, जिन्हें भारत की हज समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। AP अब्दुल्ला कुट्टी को भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं को हज समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया और उनके नाम क्या है, तो मुन्नावरी बेगम और मफूजा खातून। ये जो है 2 महिला हैं जिन्हें हज समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय भारत में हज यात्रा कराने वाला नोडल मंत्रालय है। भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए हज यात्रा या तो भारतीय हज समिति या अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित हज समूह आयोजकों के माध्यम से आयोजित की जाती है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है कि AP अब्दुल्ला कुट्टी हैं, इन्हें भारत की हज समिति का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति ने 1982 से 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। ये दिवस आधुनिक बैले डांस फॉर्म के निर्माता जीन जॉर्जेस नोवरे के जन्मदिन का भी प्रतीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, विजय सांपला। केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति का आधिकारिक आदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अप्रैल 2022 में जारी किया। पंजाब के एक प्रमुख दलित लीडर सांपला, यहाँ पर होगा सांपला, ने 1998 में जालंधर छावनी के सोफीपिंड गांव के सरपंच के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः से किसे नियुक्त कर दिया गया? तो विजय सांपला को जो है फिर से अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विजय सांपला है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC के अध्यक्ष बने हैं। जो डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं ये NCST यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। और जो भगवान लाल साहनी हैं ये NCOBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के ये अध्यक्ष हैं। ये तीनों नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे 1 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर B था, गुजरात। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।